हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एसएससी 360 में। आज मैं केमिस्ट्री का वन शॉट लेके आई हूँ जो रेलवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कौन सी संयोजन अपक्रिया वायुमंडलीय प्रदूषक घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शाती है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि वायुमंडल प्रदूषक घटक हो और उदासीनीकरण भी हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। कौन सी पद्धति घर पर ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाती है? कौन सी पद्धति घर पर ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाती है? फिर कौन सी पद्धति घर पर ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाती है? तो ये विवेकपूर्ण उपयोग मतलब जो घर पे ऊर्जा होती है उसके लिए तो बल्ब या फिलामेंट ट्यूब का उपयोग करना, एयर कंडीशनर का अधिक उपयोग करना, खाली कमरे का लगातार गर्म होना, सभी उपकरणों के स्टैंड बाय मोड पर रखना गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका सी। कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा उपयोग नहीं है? तो इसमें पूछ रहे कौन सा उपयोग नहीं है, तो पेयजल को रोगाण मुक्त बनाना ये है। कपड़ा उद्योगों में कपास और लिनन का विरंजन करना ये भी है। कई रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीकरण कारक के रूप में करना ये भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या नहीं है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करना, ये इसका आंसर मतलब होगा। ओके, तो ये इसका यूज़ नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी? तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी। शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त, घुले हुए लवण वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, जस्ता की पतली परत से लेपित गैल्वेनीकृत लोहा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसे संक्षारण से बचाया जाता है। ओके, तो सी तो एकदम अलग है। शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ। इसमें पूछ रहा है कि लोहे के संचार में सबसे प्रभावी रूप कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, घुले हुए लवण वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैंने सही है, ठीक है। तो घुले हुए लवण वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति वाहन की नियमित अनुरक्षितता की उपेक्षा करता है, ऐसे निम्नलिखित में क्या होने की संभावना सर्वाधिक है? एक व्यक्ति जो है वो वाहन के नियमित अनुरक्षण की उपेक्षा करता है, तो इसमें क्या होने की संभावना है? टायरों में बेहतर ग्रिप और कम प्रदूषण, इंजन का खराब प्रदर्शन, प्रदूषण में कमी, ईंधन दक्षता में वृद्धि। तो अधिक संभावना होती है इंजन का खराब प्रदर्शन, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संक्षारण से धात्विक पिंडों को क्षति पहुंचती है, विशेष रूप से शुष्क वायु में, यशित लेवल से, शुष्क वायु और तेल दोनों से, आर्द्र वायु में। तो इसका क्या होगा कि आर्द्र वायु में हो जाएगा, कि मतलब संक्षारण में धात्विक पिंड की क्षति पहुंचती है आर्द्र वायु से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्या निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? जो एथेनॉल होता है वो पेट्रोल की तुलना में एक अधिक बेहतर ईंधन होता है। तो पेट्रोल की तुलना में क्या बेहतर ईंधन होता है? तो एथेनॉल एक ठोस ईंधन है, नहीं। एथेनॉल का क्वथनांक पेट्रोल से उच्च होता है। एथेनॉल का दहन धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है। ये सही होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि एथेनॉल का जो दहन होता है वो स्वच्छ धुआं रहित ज्वाले के साथ होता है। कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? कोयला और पेट्रोलियम दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका निष्कर्ष सस्ता होता है, नहीं। ये प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। वे ऊर्जा के नवीनीकरण हैं, गलत। तो इनके निर्माण से लाखों वर्ष लगते हैं, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है? मतलब पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण? पेट्रोलियम पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, गलत। पेट्रोलियम एक नवीकरणीय संसाधन है, गलत। पेट्रोलियम में प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 का सी। फिर दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैव द्रव्यमान के अपघटन से हुआ है, सही। ये क्षयशील संसाधन होते हैं, सही। तो दोनों सही हैं, कथन ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
धातुओं के संचार को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? ओके, संचार के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? ठीक है, पेंटिंग है, अरे ठीक है, पेंटिंग तो है, उत्सर्गी एनोड लगाना भी है, गैल्वनीकरण भी है, लेकिन बी नहीं है, क्योंकि नमी के संपर्क में क्या होता है, आएंगे तो संचार, धातुओं का संचारण होता है, ना कि रोकने के लिए होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विभक्त करता है? तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विभक्त करता है? तो ये ऑक्सीजन है। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु अपना रंग स्थायी रूप से बदल देती है। अम्लों के साथ अपक्रिया करके धातुओं का भार बढ़ जाता है, धातुएं निम्न तापमान पर पिघल जाती हैं, धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरणीय कारकों के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हमें कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे हर दिन कारखानों में बनाए जाते हैं? नहीं, क्योंकि वे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। हाँ, तो ये इसका 14 का बी हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय क्या होते हैं? जो मतलब एक टाइम पर वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको अनवीकरण में रख दिया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह है। हम नेक्स्ट देखते हैं, लोहे संक्षारण को सामान्यतः जंग लगना कहा जाता है। इसके लिए आवश्यकता होती है लवण या प्रबल अम्ल की, जल और वायुमंडल ऑक्सीजन की, नमी और उच्च अम्लता की, लोहा और अत्यधिक ताप की। तो देखिए, लोहा और अत्यधिक ताप और लवण और प्रबल अम्ल की स्थिति की ज़रूरत नहीं होती है। नमी और उच्च अम्लता का तो कोई लेना ही देना नहीं, तो जल और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पिछले 10 वर्ष में प्लास्टिक कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे बड़ा कारण रही है? लोग लंबे समय तक चलने वाले वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजल वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता, तो इसका बी तो कट ही कर दो। लोग पुनः उपयोग योग्य चीज़ें चुन रहे हैं। अधिक लोग बसों और रेलगाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजल वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जय श्री राम। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना कीजिए कि कोई देश वैश्विक समझौते के बावजूद CFC का उपयोग जारी रखता है। उस देश और विश्व के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं? तो पर्यावरणीय क्षति और वैश्विक आलोचना, तीव्र औद्योगिक विकास, कोई प्रभाव नहीं क्योंकि अन्य देशों में CFC का उपयोग बंद कर दिया गया है। ऊर्जा में वृद्धि, गलत। तो इसका पर्यावरणीय क्षति और वैश्विक आलोचना इसका परिणाम हो सकता है। तो इसका आंसर 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प कोयले और पेट्रोलियम की उत्पत्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ओके, मिलियन वर्षों तक उच्च तापमान और दाब में पादप और जंतुओं का जीवाश्मीकरण, उच्च दाब में ज्वालामुखी सेलों का अपघटन, सूर्य के प्रकाश में वनों की लकड़ी का समान, समुद्र तल से नीचे खनिजों का क्रिस्टलन। तो कोयले और पेट्रोलियम का उत्पत्ति का सर्वोत्तम कारण क्या है? मिलियन वर्षों तक उच्च तापमान और दाब में पादपों और जंतुओं का जीवाश्मीकरण। तो इसका आंसर 18 का ए हो जाएगा। 18 का 8। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? तो कौन सा क्षरण में योगदान देता है? जल संरक्षण, CFC आधारित रेफ्रिजरेटर का उपयोग, जैविक अपशिष्ट में कंपोस्ट बनाना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना। तो ओजोन परत के क्षरण में योगदान जो है वो रेफ्रिजरेटर CFC देता है। ओके, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि CFC देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी।
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? तो कौन सी उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बी लिखने जा रहे थे। कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव प्लास्टिक बैग। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मैच करना है पीएच परिवर्तन उसके प्रभाव को। ठीक है, पीएच की वैल्यू 7 से 4। तो जब 7 से 4 होती है पीएच वैल्यू, तो ये अम्लता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका तो यही कॉलम होगा। फिर क्या, पीएच 7 से 10 तो क्षारीयता में वृद्धि। पीएच 7 उदासीन। पीएच 5 से 6 अम्लीय वर्षा का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का ए 3 कट है, फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का 4, फर्स्ट का नहीं। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ओके, बी। तो हम पीएच स्केल आपको बता देती हूँ। देखिए, पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक होती है। यहाँ पे तो इसका आंसर बी था। ओके, तो पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 होती है। ठीक है, अरे यार ठीक है, पीएच स्केल जो है वो 0 से, मैं फिर से करती हूँ, इसका बी है आंसर, बी। ओके, यहाँ पे 14 और ये 0 और ये 7। ठीक है, अब देखिए 0 से 7 जो होगा वो अम्ल होगा, अम्ल। 7 वाला उदासीन होगा, उदासीन। और जो 14 वाला है 7 से 14 ये क्षार होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपवर्तित रहती है? रेशम के कपड़े का थैला, जूट का थैला, प्लास्टिक का थैला या सूती कपड़े का थैला। तो यहाँ पे आ जाता है प्लास्टिक का थैला। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुँचाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जिसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाल दी जाए, यदि अम्ल वर्षा के पानी की बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाल दी जाए तो क्या होगा? तो अगर हम पानी की बूंद को नीले लिटमस पेपर पर डाल देंगे तो ये लाल हो जाएगा, काला तो होता ही नहीं है। लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, अगर नीला लिटमस पेपर पीला हो जाएगा नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में अक्रिय होता है, मतलब प्रकृति में अक्रिय होता है और लंबी अवधि तक पर्यावरण में मौजूद रहता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयवों को क्षति पहुंचाता है? चाय पीने वाले मृतिका कुल्हड़, चाय पत्ती, डिस्पोजल प्लास्टिक कप या डिस्पोजल पेपर कप। तो इसके लिए हो जाएगा डिस्पोजल प्लास्टिक कप। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? केवल पानी, हवा और पानी दोनों, केवल हवा, शुष्क हवा। तो इसके लिए हवा और पानी दोनों ज़रूरत होती है। तो इसके बी हो जाएगा। फिर क्या, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, केवल पानी की उपस्थिति, या फिर आ जाता है केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति रहती है। तो इसका 28 का भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर के कारण, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, के कारण अपने भवन के मुख्य लोहे के गेट पर सामने के साथ जंग लग जाता है। धूल के कारण, प्रदूषण के कारण, नमी और ऑक्सीजन या उच्च तापमान। तो नमी और ऑक्सीजन के कारण। ओके, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो, तो बेकिंग सोडा जो है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, CO3, ये H है, तो NaHCO
3 हो जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो यह सोडियम क्लोराइड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अपक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या है, तो क्या है, बेकिंग सोडा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें गलत बताना है। यह सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं, NaCl, ठीक है, अमोनिया NH3 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल की अपक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है, ये तो सही है, ठीक है। गर्म करने पर बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है जो इसे बेकिंग में उपयोगी बनाता है। अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक है, क्योंकि NaHCO3 बनता है तो वहाँ से हम CO2 निकाल सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग प्रति अम्ल में किया जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त आमाशीय अम्ल को उदासीन करता है जिसके कारण लवण और जल बनते हैं। गलत, तो इसमें गलत ही तो पूछा गया ना, तो ये 1 मिनट, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी, मतलब केवल सी गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा को तेजी से गर्म करके धावक सोडा प्राप्त किया जा सकता है, गलत। जब बेकिंग सोडा जो मैंने अभी बताया था वो NaHCO3 होता है, ठीक है। धावक सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ओके। धावक सोडा का क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कांच और साबुन कागज़ उद्योगों में किया जाता है। हाँ, मतलब क्या है कि जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में किया जाता है, तो इसका क्या होगा, कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है, ठीक है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घ्राण सूचक के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही है, ठीक है। अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपने विशिष्ट गंध बरकरार रखता है। क्षारीय विलयनों में प्याज की अर्क की गंध अपवर्तित रहती है। क्षारीय विलयनों में वेनिला इत्र अपनी मूल मीठी गंध बरकरार रखता है। प्याज और वेनिला दोनों अम्लीय परिस्थितियों में अपनी गंध खो देते हैं, तो तीनों गलत हैं ये तो, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो अम्लीय विलयन है उसमें प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा के रूपांतर का सर्वोत्तम उदाहरण है। कि रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतर का सर्वोत्तम, विद्युत से चलने वाली मोटर, लकड़ी का जलना, बैटरी द्वारा बल्ब जलना, सौर कुकर से भोजन गर्म करना। इसमें कह रहा है कि रासायनिक से ऊर्जा होनी चाहिए, तो लकड़ी का जलना, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा उपयोग सही है। इसका उपयोग खाद्य लवण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन की नॉन ग्रीसी बनाने के लिए किया जाता है, ये तो गलती है। इसका उपयोग लेड एसिड बैटरियों में प्रबल अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है, गलत। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों को फैन बनाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, तो इसका उपयोग जो है वो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में फ़ैन बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। मतलब आजकल जो देखा है डामर के स्थान पर किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए बिटुमेन का यूज़ किया जाता है, बिटुमेन का। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिटुमेन इसका, ठीक है। तो आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पे बिटुमेन का यूज़ किया जा रहा है। जब एथेनॉल वायु में पूर्ण रूप से जलता है तो उससे बनने वाले मुख्य उत्पाद क्या होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, एथेन और जल, एथेनॉल। ओके, तो देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। एथेनॉल क्या होगा, CH3OH, ठीक है। इसको जो हम गर्म करेंगे तो CO2 इधर बन जाता है, ठीक, और इधर 2H2 बन जाता है,
2:2, ठीक है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो एथेनॉल को जब वायु में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बन जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तन HCl अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सा प्रेक्षण सही है। मतलब जो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या फिर क्या है कि बेकिंग सोडा, इसको HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो ये रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण होता है जो चूने का पानी दुधिया कर देती है। तो ये मतलब जब HCl को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं तो ये रंगहीन गैस का त्वरित का निर्माण होगा जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो ग्राड सूचकों का उपयोग किसी यौगिक के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है, सही। लौंग का तेल एक ग्राड सूचक है, सही। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, केवल मतलब ए और बी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैगेट में बैगों या पैकेटों को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं। नाइट्रोजन तेल के अपचयन को रोकता है। नाइट्रोजन परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन विकृत गंधता को रोकता है। नाइट्रोजन स्वाद समृद्धि के रूप में कार्य करता है। तो जो नाइट्रोजन गैस है ये नाइट्रोजन विकृत गंधता को रोकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब दोनों कथन ए और कारण दिया गया, इसमें से सही बताना है, ठीक है। तो साबुन का विलय मेघमय दिखाई देता है। साबुन के मिश्र प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। तो साबुन का विलयन मेघमय दिखाई देता है, ये सही है। और साबुन के मिश्र प्रकाश के प्रवर्तित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। तो क्योंकि देखिए साबुन का विलयन मेघमय दिखाई देता है क्योंकि साबुन के मिश्र प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। तो इसका आंसर आर ए दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लो के साथ जलता है। तो मतलब इस पे कह रहा है कि कौन सी कार्बनिक यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लो के साथ जलता है। तो ये एथेनॉल है, एथेनॉल। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एथेनॉल से संबंध में कौन सा कथन सही है। एथेनॉल एक अवाष्पशील ठोस होता है। एथेनॉल जल में विलय नहीं होता है। एथेनॉल एक सुखद गंध वाला द्रव होता है जो जल में मिश्रणीय होता है। या एथेनॉल एक सोडियम के अपक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो एथेनॉल जो है वो एक सुखद गंध वाला द्रव होता है या जल में मिश्रणीय होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें मैचिंग के लिए बोला गया है, ठीक है। मैचिंग के लिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, मैचिंग करना है, ठीक है। उपकरण उद्देश्य, लिटमस पेपर क्या होता है, ये अम्ल, एक मिनट, लिटमस पेपर जो होते हैं ये अम्ल या क्षारीय प्रकृति का पता लगाते हैं। वॉच ग्लास जो है इसे वॉच ग्लास बोलते हैं। ओके, जो वॉच ग्लास होता है ये परीक्षण विलयन की बूंदों को मतलब बूंदे रखने के लिए करते हैं। परीक्षण विलयन की बूंदे रखने के लिए वॉच ग्लास का यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, विलयनों को सुरक्षित रूप से रखने और मिलाने के लिए होता है। टेस्ट ट्यूब जो होता है वो विलयनों को सुरक्षित रूप से रखने और मिलाने के लिए होता है। संकेतक विलयन क्या होता है, ये अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए रंग परिवर्तन होंगे। तो इसका सेम मैच किया गया। तो 1 2 3 4, तो 4 1 नहीं, 3 4 नहीं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा एक गंध सूचक नहीं है। तो वनीला आर्क गंध सूचक है, लौंग का तेल भी है, प्याज भी है, हल्दी नहीं है। हल्दी जो है ये एक रंग सूचक है। ये मतलब जो हल्दी है इससे अगर हम अम्ल या क्षार की जांच करते हैं तो इसमें कलर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीली चमकदार ज्वाला समानता निम्नलिखित में से किसका संकेत करती है। मतलब एक जो समानता पीली चमकदार ज्वाला है तो ये किसका संकेतक करती है। तो पीली चमकदार जो ज्वाला होती है वो एक मिनट इरेज करना था।
तो ये पूर्ण दहन, धातुओं का दहन, या कार्बन ऑक्साइड का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का, या अधिगंध कार्बन अणुओं के साथ अपूर्ण दहन। तो पीली चमकदार जो ज्वाला होती है ये अंदग्ध कार्बन अणुओं के साथ अपूर्ण ज्वाला होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लवंग तेल का उपयोग घ्राण सूचक के रूप में क्यों किया जाता है? यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करता है। अम्लीय और क्षार माध्यम से अलग अलग रंगों को प्रबल सूक्ष्म प्रेक्षित करता है। अम्लीय और क्षार के माध्यम में अलग अलग रंग के बुदबुदाहट प्रेक्षित होते हैं। यह अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो लवंग तेल होता है ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में क्या घ्राण सूचक के रूप में कार्य करता है? हल्दी क्षारकों में नीली हो जाती है, ये तो होगा नहीं। फिनाइलएथिलीन अम्ल गुलाबी हो जाती है, नहीं। मेथिल ऑरेंज, तो क्या है कि अम्ल क्षारक अपक्रिया में घ्राण सूचक के रूप में क्या करता है? तो हल्दी क्षारक को नीली कर जाती है, नहीं, ये रंग परिवर्तित में आएगा। फिनाइलएथिलीन अम्ल को गुलाबी करता है। पहली बात तो फिनाइलएथिलीन जो है वो अम्ल के साथ रंगहीन होता है और ये क्षार के साथ गुलाबी होता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज क्षारकों में गंध उत्पन्न करता है, प्याज का अर्क में गंध बदल देता है। तो अम्ल क्षारक अपक्रिया में घ्राण सूचक में कार्य क्या होता है? ओके, तो इसका हो जाएगा प्याज का आर्क क्षारक में गंध बदल देता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गन्ने के रस को किण्वित करके अल्कोहल बनाया जाता है, सही। पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जाता है क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है, दोनों सही है। तो कथन ए सही लेकिन बी गलत, ए गलत बी सही, कथन ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक विशिष्ट विशेषता जो साबुन से संबंधित नहीं है, जो साबुन से संबंधित नहीं है, एक मतलब विशिष्ट विशेषता जो साबुन से संबंधित नहीं है वह है, वो क्या है? तो वो एक कठोर जल के साथ पूरी तरह से काम करता है। ये इसकी विशिष्ट विशेषता जो साबुन से संबंधित नहीं है। हाइड्रोफोबिक होते हैं माइशल्स और हाइड्रोफिलिक हाइड, ये सारे होते हैं, लेकिन कठोर जल के साथ पूरी तरह से काम नहीं करते, पूरी तरह से काम करता है, ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचक के संबंध में कौन सा कथन सही है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन के लिए किया जाता है। तो सही है ये। फिनाइलएथिलीन क्षारीय माध्यम में रंगीन होता है, अम्लीय माध्यम में गलत, क्योंकि देखो फिनाइलएथिलीन जो है वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रहेगा और अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। लौंग के तेल को घ्राण सूचक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सही है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। और ये सही है, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? पेट्रोल, एलपीजी, चारकोल या मोम? तो जो बिना ज्वाला के साथ जलता है तो ये है चारकोल। बिना ज्वाला के चारकोल जलता है, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक नहीं है? प्याज है, वेनिला है, लवंग तेल है, लेकिन लिटमस नहीं है। लिटमस कलर चेंज करता है। देखिए लिटमस का रियल जो कलर होता है वो बैंगनी या नीला होता है, ठीक है। जो लिटमस क्या होता है, जो अम्ल होती है इसके साथ अगर लिटमस को जो अम्ल को अगर हम लिटमस पे डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये हाँ लाल रंग देता है। अम्ल लिटमस में लाल रंग देगा और जो क्षार होता है वो नीला रंग देता है, ठीक है। और लिटमस का रियल रंग मतलब नेचुरल कलर जो होता है वो बैंगनी होता है, ठीक है। क्या रासायनिक अपक्रिया द्वारा बनता है? एक मिनट, क्या रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बनता है? तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। जल, वायु, पीतल, मृदा। तो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा जल बनता है। जल, इसका फार्मूला H2O है, H2O। तो ये रासायनिक अपक्रिया ही हो जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम एनोडीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एल्यूमिनियम एनोडीकरण का प्राथमिक उद्देश्य इसके संक्षारण, प्रतिरोध और दिखावट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दिखावट को बढ़ावा देना। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिनाइलएथिलीन क्षारीय विलयन में किस प्रकार का रंग किस रंग में बदल जाता है? तो ये गुलाबी में बदल जाता है और अम्ल में रंगहीन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा, ओके।
तो इसका सामान्य उपयोग क्या है, तो ये जीवाणु अपघटन को रोकना, अल्कोहल के साथ अपक्रिया करके साबुन बनाना, अतिरिक्त अमाशी अम्ल को उदासीन करना या मृदा रसायन में अम्लता को बढ़ाना। तो ये अतिरिक्त अमाशी अम्ल को उदासीन करना, ये इसका बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर हम HCl को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब एथेनोइक अम्ल क्या होता है? C2H5OH अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तो समानतः कौन सी गैस निकलती है? तो समानतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बेकिंग सोडा एक हल्का गैर संक्षारक क्षारीय लवण है, सही है। यह अम्लों को उदासीन कर सकता है और अग्नाशय की अम्लता में राहत दिला सकता है, दोनों सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? सबसे अधिक अम्लीयता जल, सिरका या नींबू का रस या दूध में? तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता जो है वो नींबू के रस में होता है। हाँ, नींबू के रस में होता है सबसे अधिक अम्लीयता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर क्या, साबुन की मार्जन क्रिया में मिश्रण की क्या भूमिका होती है? तो ये जल की कठोरता को कम करना, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, जल से फैन उत्पन्न करना। तो ये कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना होता है। तो साबुन के मार्जन क्रिया में क्या होता है कि कपड़े और तेल, मतलब कपड़ों में जो तेल और गंदगी होती है उसको पहले आकर्षित करता है फिर उसको हटाता है। ठीक है, तो इसे मिसल की मुख्य भूमिका होती है। और साबुन का जो सूत्र होता है वो क्या होते हैं? RCOON, एक मिनट इधर लिख देते हैं, तो इसकी इसका आंसर सी था, नींबू का रस था। तो साबुन का होता है RCOONA, ये साबुन का सूत्र होता है। ठीक है, ये डबल ओ, ये ओ है, ये सी है। ठीक है, RCOONA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल सामान्यतः ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में, ठीक है, तो ये इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो C2H5OH होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ता लेपित लोहे की वस्तुओं में जस्ते की परत पर खरोंच लगने पर जंग से क्यों सुरक्षित रहती है? ओके, तो ये क्यों सुरक्षित रहता है? जस्ता लोहे के साथ अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड की अच्छी परत बनाता है। जस्ता लोहे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील है और अधिमान्य ऑक्सीकरण से गुजरता है और लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 35 बी। तो ये क्या होता है? जस्ता लोहे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है और अधिमान्य ऑक्सीकरण से गुजरता है और लोहे को जंग से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपच के दौरान अमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये अपच के दौरान जो होता है वो अमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न कर देता है, किसके द्वारा निष्पादित कर देता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसके द्वारा इसको निष्प्रभावित किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, वसा और तेल का ऑक्सीकरण, प्रोटीन का ऑक्सीकरण, शर्करा का ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो जाता है? वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी था और इसका आंसर 37 का बी। ठीक, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा NaHCO3 गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है। मतलब इसमें पीएच स्केल के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। यह बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण मुंह में पीएच 7.5 से ऊपर बढ़ जाता है, दांतों का इनेमल घुल जाता है। गलत। तो दांतों का इनेमल जो होता है वो अम्ल की वजह से होता है। जो 5.5 से अगर नीचे चला जाता है तो इनेमल हो जाएगा। ठीक है, हमारे महाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। देखते हैं। मधुमक्खी के डंक से एक क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है, इसे का उपचार सिरके जैसे कमजोर अम्ल से किया जाता है। पीएच ये तो गलत है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक नहीं। तो अम्ल के लिए जो होता है पीएच की वैल्यू 0 से 7 होती है। 7 उदासीन के लिए होगी, और फिर जो क्षार होती है वो 7 से 14 के बीच होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने के लिए उनका खराब होना रुक जाता है। वायुरोधी बर्तन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं। तो देखिए ये भी सही है, वायुरोधी बर्तन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं। तो तेल पदार्थ जो होते हैं वो वायुरोधी बर्तन को रखने में उनका खराब होना रुक जाता है, क्योंकि वायुरोधी बर्तन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं। तो ए आर दोनों शर्तें आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 का आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि सिंथेटिक संकेतों का रंग परिवर्तन से मिलान करना, इसमें मैच करना है। ठीक है, लाल लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। देखते हैं, अम्ल में लाल हो जाता है। तो लाल लिटमस जो होते हैं वो क्षार में नीला हो जाता है। क्षार में नीला हो जाता है। ठीक है, तो लाल लिटमस जो होता है वो क्षार में, और नीला लिटमस जो होता है उसको अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। फिनोल्फथलीन अम्ल में रंगीन, क्षार में गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है। तो ये सेम ही मैच करने थे, तो आमने सामने ही थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर क्या है कि एथनोइक एसिड को आमतौर पर एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं। लिटमस या धातुओं पर कोई प्रभावी नहीं होते। क्षारीय पीएच और चिकनापन होता है। जल में फलों जैसी तेज सुगंध आती है। तीक्ष्ण खट्टी गंध और स्वाद होता है। तो 42 का आंसर क्या होगा, ये तीक्ष्ण खट्टी गंध और स्वाद होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर विकृत गंधिता क्या आती है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो 43 का भी ए हो जाएगा, इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या, पैक्ड खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने, या मतलब पैकेट जो होते हैं पैकेट, उसमें खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रायः किस गैस की फ्रेशिंग की प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन की दी जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कपड़ा धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है। मतलब इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि कपड़ा धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, मतलब धावल सोडा। धावल सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, कपड़ों के खुशबू, तो क्या है कि कपड़े में खुशबू लाने के लिए, कपड़ों पर सिलवटें पड़ने से बचने के लिए, कठोर जल को मृद बनाने के लिए, या कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। तो ये कठोर जल को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो कपड़ा धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि कठोर जल को मृद बनाने के लिए। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या, लिटमस पेपर के अलावा निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग विलेनों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। साधारण नमक और सिरका, हल्दी या लाल पत्ता गोभी का रस, रेत या अल्कोहल, चीनी और जल। तो इसमें क्या होगा, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। ठीक है, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है, यह नमी को अवशोषित करती है, या ऑक्सीकरण को रोकती है, कुरकुरापन बढ़ाती है, या स्वाद बढ़ाती है। तो ये ऑक्सीकरण को रोकती है। ठीक है, तो इसका भी 48 का भी बी हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका भी बी हो जाएगा। वाशिंग सोडा या धावन सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है। तो खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, गलत। गम जल के उपचार को उपयोग करते हैं, गलत। जल की कठोरता को दूर करते हैं, सही।
या फिर जल में मौजूद जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम वाशिंग सोडा या धावन सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस में कार्य करता है? कठोर और मृद जल दोनों, केवल आशुद्ध जल, केवल शीतल जल या केवल गर्म जल? तो ये जो कठोर जल होता है वो कठोर और मृद जल दोनों में यूज़ किया जा सकता है। 50 का ए हो जाएगा। ओके, जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर और मृद जल दोनों में यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट में क्या है कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो इनमें एक गंध और स्वाद विकसित होती है जो होता है, जो एक विकृत गंधी होती है। ठीक है, विकृत गंधी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिरका निम्नलिखित में से किसका 5.8% विलयन होता है? 5 से 8% विलयन होता है सिरका में। किसका? तो सिरका में जो 5 से 8% विलयन होता है वो जल में एसिटिक अम्ल का होता है। जल में एसिटिक अम्ल का होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उदासीन विलयन में लाल और लिटमस पेपर दोनों अपवर्तित रहेंगे, दोनों हरे हो जाएंगे, दोनों नीले हो जाएंगे, दोनों लाल हो जाएंगे। तो उदासीन में जो लिटमस पेपर होता है वो दोनों अपवर्तित रहते हैं। तो 53 का ए हो जाएगा, दोनों अपवर्तित रहते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि से जंग लगने के से बचाने के लिए इस्पात और लोहे की जंग की परत का विलोपन शामिल है? तो ये गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 54 का डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है? अभिकथन और जय श्री राम। अभिकथन ए और कारण आर में चिन्हित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग से पदार्थ से ढक जाता है। ठीक है, लोहे की नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जंग बनता है। तो दोनों ये तो सही है, ये भी सही है। नम हवा के संपर्क में आने पर लोहा लाल भूरे रंग के पदार्थ से ढक जाता है क्योंकि लोहे की नमी और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया का कारण जंग बनता है। तो इसमें क्या होगा? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विकल्प संक्षारण को दर्शाता है? पानी का उबलना, पानी में चीनी का घुलना, लोहे का जंग लगना, एलपीजी का जलना। तो लोहे का जंग लगना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? गर्म करने पर धातु का पिघलना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, केतली का जल उबलना या बल्ब का चमकना। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तो उसे जो क्या कहते हैं संक्षारण सामान्यतः देखा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पैकेट खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता की रोकथाम के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? खाद्य में अम्ल मिलाना, पैक करने से पहले खाद्य को गर्म करना, खाद्य के ऑक्सीजन युक्त पात्रों का भंडारण करना, सील करने से पहले नाइट्रोजन गैस द्वारा संप्रवहन करना। तो सील करने से पहले नाइट्रोजन द्वारा गैस का संप्रवहन करना। तो इसका 58 का डी हो जाएगा। ओके, लोहे पर जंग कब लगती है? लोहे पर जंग कब लगती है? ठीक है, देखिए भी देखते हैं। जब यह जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जब यह शुष्क हवा से संपर्क करता है, जब यह केवल उष्मा के संपर्क में आता है। तो जब यह जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब लोहे पर जंग लगती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलीन होने पर एक विलयन बनाता है? मतलब कौन सा एक यौगिक है जो जल में विलीन होने पर एक विलयन बनाएगा? तो ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु को नियमित रूप से जल से ठंडा करना, धातु को अम्ल में घोलना, धातु का बार बार तापन करना या धातु पर पैंट या तेल का विलोपन करना। तो धातु पर पैंट या तेल का विलोपन करना। 61 का डी हो जाएगा। 61 का डी होगा। ठीक, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकन, गलन, गैल्वेनीकरण या तापन। तो गैल्वेनीकरण। तो 62 का सी हो जाएगा। दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर होता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। फिर यह है कि नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अम्ल सभी धातुओं के साथ क्या करके हाइड्रोजन गैस बनाता है? अम्ल जो होता है मान लो HCl है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है? नहीं, क्योंकि सभी नहीं हो सकता है। कुछ धातुएं होती है जो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सोना और प्लेटिनम भी अम्लों के साथ अब क्या करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? गलत। तो कथन ए और बी दोनों गलत है।
तो 1 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग्म में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? तो इसमें क्या कह रहा है कि किस तत्वों में किस युग्म के न्यूट्रॉन की संख्या समान है? तो इसका क्या हो जाएगा? बोरान और कार्बन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और 1 मिनट, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से जल को हटाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह ग्लूकोज से जल को हटाता है, तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा। 3 का भी बी। ओके, अब नेक्स्ट, कौन सी विधि अयस्क संवर्धन के लिए उपयोग नहीं की जाती है? अयस्क संवर्धन के लिए फैन प्लवन, निष्कर्षण, द्रवी धावन या क्षालन। तो इसके लिए क्या होगा? निष्कर्षण जो है वो इसका उपयोग अयस्क संवर्धन के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो यह नीला हरा विलयन बनाता है। उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग काला हो जाता है। किस बहुपरमाणुक आयन का n मान 3 के बराबर होगा? तो n का मान जो होगा वो PO4n होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अपक्रिया संभव है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सी विस्थापन अपक्रिया संभव है। ठीक है, फेरस कॉपर सल्फेट, तो फेरस सल्फेट कॉपर ये तो होगा, कॉपर फेरस सल्फेट नहीं। Na2SO4 BaCl, तो BaSO4 NaCl ये हो गई। AgCl NaNO3, तो ये नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जो विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड है, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो विस्थापन अपक्रिया है ये क्रियाशीलता के आधार पर दी गई है। ठीक है, क्रियाशीलता की एक सारणी होती है जिसमें क्या होता है कि ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्वों से अधिक क्रियाशील होते हैं, तो वो उनके यौगिक से तत्वों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर से कम क्रियाशील होते हैं, तो वो ऐसी अपक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ इसी रीज़न से गलत है। ठीक है, अभी आपको मैं क्रियाशीलता की सारणी दिखाती हूँ, वेट। तो ये देखिए क्रियाशीलता की सारणी है। ठीक है, इसमें क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। अब यहाँ पे देखिए जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, ये विस्थापित कर लेता था। लेकिन कॉपर जो है वो आयरन के नीचे है, तो ये जो है फेरस से नहीं कर पाएगा। फिर मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक अपक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु पोटेशियम होगी, उसके बाद सोडियम होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशीलता होगी, और फिर नीचे जाते हैं तो ये हाइड्रोजन से कम होती हैं। तो इसमें देखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु को टॉप पर तथा सबसे कम अपक्रियाशील धातु को बॉटम पर रखा जाता है। ओके, तो अब देखिए जो हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ओके, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है उनके लिए एक ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जड़ फीकी पकाता है। तो जो केदारनाथ का माली है वो आलू की जो जड़ें होती है उसको फीकी पकाता है। ठीक है, केदार से पोटेशियम हो जाता है, इसका सैम्बल से याद कर लेना। ठीक है, सैम्बल से, तो केदार से के से स्टार्ट होगा ना तो पोटेशियम हो जाएगा। नाथ से Na हो जाता है सोडियम, फिर Na, फिर कैल्शियम से Ca हो जाता है। 1 मिनट, कैल्शियम से ये Ca हो जाता है कैल्शियम से। ठीक है, फिर माली के लिए Ma होता है, तो Ma के लिए मैग्नीशियम हो जाता है। आलू के लिए एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर जड़ से जिंक हो जाएगा, फीके से Fe आयरन हो जाता है, पकादा से Pb लेड हो जाएगा, और ऐसे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो केदारनाथ का माली है वो आलू जड़ फीकी पकाता है। तो ये इस ट्रिक से हम हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व हैं उनको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्या है कि धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं ये भी।
उच्च अपक्रियाशीलता श्रेणी में आने वाली धातुओं को पिघले हुए एस के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, सही। मध्यम अपक्रियाशीलता श्रेणी की धातुएं प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, सही। ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड के धातु क्या करते हैं, धातु, एक मिनट, धातु निष्कर्षित करना आसान होता है। सल्फाइड जो ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड के धातु निष्कर्षित करना आसान होता है, गलत। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार के साथ क्या अपक्रिया करेगा, तो क्षार के साथ एक अम्ल क्रिया करेगा तो लवण और जल बन जाता है। और इसमें से अम्ल क्या है, तो अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रख सकते हैं। तो अगर हम क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और इस अपक्रिया को, अब देखिए यहाँ पे अम्ल और क्षार की अपक्रिया अगर हम कराते हैं तो लवण और जल बनता है। यह एक उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है, मतलब किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। खाली पैक, गलत है, समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। फिर धातु ऑक्साइड को गर्म करके तांबा और चांदी जैसी धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, भंजन या तापीय अपघटन या प्रगलन या विद्युत अपघटन। तो इसके लिए प्रगलन होता है, स्मेल्टिंग होती है। तो धातु ऑक्साइड को गर्म करके तांबा और चांदी जैसी धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए प्रगलन की प्रक्रिया होती है। किस तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, किसी तत्व का प्रतीक, निम्नलिखित तत्व का पूरा नाम, तत्व का मोल, परमाणु क्रमांक और द्रव्य संख्या, तत्व के केवल एक परमाणु। तो इसमें तत्व का केवल एक परमाणु दर्शाता है उसका प्रतीक। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के संश्लेषण को निरूपित करती है, ब्लीचिंग पाउडर के संश्लेषण को निरूपित करती है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, तो CaOCl2 होल टाइज में होता था ना, तो ये तो गलती हो गया, CaOCl का होल टाइज होता था। तो CaOCl2, CaOCl का होल टाइज, ClO, CaCl2 देखते हैं। फिर CaOCl2 का होल ट्वाइस, ये भी सही है, देखते हैं। इसमें भी ये गलत है। तो आप पहले तो हम ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र से हमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें से देखते हैं किसके, NaCl, CaCl2H2O, नहीं, देखिए NaCl है तो Na कहाँ है इसमें, Na, अगर NaCl का यूज़ कर रहे थे तो इधर भी तो Na आना चाहिए था, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल देती है। इस अपक्रिया में CO2 कौन सा गुण दिखाती है, तो इसमें CO2 जो होता है वो अम्लीय गुण दिखाएगा। यहाँ पे CO2 अम्लीय गुण दिखाएगा, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा, तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाती है। विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी के परिष्करण के द्वारा एनोड के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। तो 16 का डी हो जाता है, शुद्ध धातु की पट्टी जिसे परिष्कृत नहीं। देखिए, एनोड पे जो होता है वो अशुद्ध धातु की पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाता है, और कैथोड पे शुद्ध धातु की एक पट्टी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। देखते हैं ये भी। ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अपक्रिया में ऑक्सीजन अपाचक के रूप में कार्य करता है, गलत। ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, सही। तो यहाँ पे एक गलत, ए आर दोनों सही है, गलत, ए असत्य, गलत, ए असत्य लेकिन आर सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उन धातुओं को सल्फाइड अयस्क की सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित होते हैं जिस पहले ऑक्साइड में रूपांतरित होते हैं। इसे रूपांतर के लिए आवश्यक शर्त है। तो देखिए क्या कह रहा है, जब धातु के सल्फाइड अयस्क होते हैं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होते हैं, पहले ऑक्साइड के में रूपांतरित होते हैं, इस रूपांतर के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, इसमें अधिक वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसमें अधिक वायु की उपस्थिति
होनी चाहिए, ठीक है, इसमें अधिक वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी गाइस। लोहे जैसी मध्यम अपक्रियाशीलता धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? जैसे लोहे जैसी मध्यम अपक्रियाशीलता धातुएं हैं, उनके अयस्कों को निष्कर्षित करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है कार्बन आधारित अपाचकों का उपयोग करके अयस्क का रासायनिक अपचयन। जब कॉपर को वायु में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है, जब कॉपर है उसको वायु में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है। जो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प बनने वाले उत्पाद उसके रंग को सही रूप से तरीके से दर्शाता है? ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड भूरे रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड लाल रंग का होगा। कॉपर ऑक्साइड से रिलेटेड अभी पीछे भी एक क्वेश्चन जा चुका है, उसमें भी कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा। फिर अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए, अयस्क है उससे हम धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो पहले क्या होता है, धातु का सांद्रण किया जाएगा, सॉरी अयस्क का सांद्रण होता है, फिर अपचयन होता है, फिर शोधन होता है। तो पहले तो नहीं, सांद्रण पहले होता है, शोधन भी नहीं, शोधन लास्ट में होता है। सांद्रण विद्युत अपघटन वर्जन नहीं, तो यहाँ पे सांद्रण पहले होगा, फिर अपचयन होता है, फिर शोधन होता है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करता है तो यौगिक एक्स का एक पीला अवक्षेप बनता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो इसे लेड नाइट्रेट कहते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड आयोडाइड, 1 मिनट 22। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करता है तो एक यौगिक एक्स का पीला अवक्षेप बनता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो ये लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? लेड आयोडाइड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लेड आयोडाइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? इसमें कह रहे हैं कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो जस्ता होती है। जस्ता आसवन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट। एनोडीकरण समानता किस धातु पर किया जाता है? तो ये एनोडीकरण जो होते हैं वो समानता एल्यूमिनियम की धातु पर किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से पाइराइट किस प्रकार का अयस्क है? तो पाइराइट जो है ये सल्फाइड का अयस्क है, सल्फाइड का अयस्क है पाइराइट। अब इसमें कह रहा है कि किस धातु की अपक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? तो अभी मैंने अपक्रियाशीलता दिखाई थी, तो उसमें लेड को रखा गया है, लेड को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जिंक कणिकाओं को जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, सही है। जब जिंक कणिकाओं को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय में रखा जाता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, गलत। जिंक कणिकाओं को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में रखा जाता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये सही है। तो फर्स्ट एंड सी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तन HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु जो है वो सामान्य परिस्थितियों में तन HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती है? तो तांबा। सक्रियता श्रेणी में मध्यम स्थित, सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम में स्थित धातुएं उनको समानता कैसे निष्कर्षित किया जाता है? तो जो सक्रियता श्रेणी के मध्यम स्थित धातुएं हैं उनको कार्बन का उपयोग करके अपचयन के द्वारा इनको निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी के क्रम में व्यवस्थित की जाती है। जो बढ़ती अपक्रियाशीलता, घटती अपक्रियाशीलता, पहले घटती अपक्रिया फिर बढ़ती, पहले बढ़ती अपक्रियाशीलता फिर घटती अपक्रियाशीलता। तो इसमें क्या होगा? पहले घटती अपक्रियाशीलता, पहले ऊपर क्या था, सबसे टॉप पे जो था वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु, फिर उसके बाद घटती जाती है ना, तो घटती अपक्रियाशीलता हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस या सोडियम कार्बोनेट? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस भी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस भी बनती है। थर्माइट अपक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ, थर्माइट अपक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ प्रयुक्त होने वाला विशिष्ट ऑक्साइड कौन सा है? तो थर्माइट अपक्रिया में जो विशिष्ट ऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, ये थर्माइट के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कि एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है और उसमें तन HCl अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बीकर में हम थोड़ा कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे और उसमें तन HCl को धीरे धीरे हिलाएंगे तो क्या होगा, तो कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग के घोल का निर्माण हो जाता है। तो कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग का घोल का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक सफ़ेद ठोस तन HCl के साथ अब क्या करके एक गैस बनता है, ठीक है, जो चूने पानी को दुधिया कर देता है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो मतलब क्या कह रहा है कि एक ठोस तन HCl है, कोई एक पदार्थ होगा जिससे HCl के साथ अब क्या करके गैस बनाएगा जो चूने के पानी को दुधिया कर देगा। तो ये क्या होगा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है। तो उस प्रकृति की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है। तो ये कौन सी विद्यमान नहीं है, तो इसमें हीलियम जो है वो अणु के रूप में विद्यमान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अपक्रिया MnO2 4HCl। फिर यहाँ पे MnCl2 2H2O और Cl2 में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, तो कौन सा पदार्थ अपचित होता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन जो MnO2 है ये अपचयित होता है, तो ऑक्सीकृत नहीं। तो MnO2 अपचयित। यहाँ पे MnCl2 ऑक्सीकृत होता है, MnCl2 ऑक्सीकृत होता है, यहाँ पे HCl ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीकृत होता है, तो यहाँ पे जो है HCl ऑक्सीकृत होता है, क्योंकि HCl जो है यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अब क्या करते हैं तो निर्मित अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो निर्मित अवक्षेप का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, वाइट। ओके, कौन सा अम्ल अपनी ऑक्सीकृत प्रकृति के कारण धातु के साथ अपचयित किए जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो कौन सा अम्ल जो होता है वो ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण धातु के साथ अपचयित हो जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, सल्फ्यूरिक नहीं गलत कर दिया, सॉरी। क्या होगा कि कौन सा अम्ल पानी में ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण धातु के साथ अपचयित हो जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे नाइट्रिक अम्लों का HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अत्यधिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो बनने वाले लवण का लगभग pH मान क्या हो जाता है। तो लगभग pH मान क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब लोहे के कील को हम कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो लोहे के कील का जो रंग होता है वो भूरा हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट के घोल का विलयन का जो घोल है उसका नीला रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो लोहे के कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के घोल का रंग फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा 40 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है जिंक ऑक्साइड का। ओके, तो देखिए जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए उसके तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जोड़े जाते हैं। अब जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 65, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 16 और जिंक ऑक्साइड ZnO है। इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। तो इसका आंसर 81 यू हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान ऐसे निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान 65 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इसका 81 आ जाता है। इसका आंसर 81 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका आंसर 81U हो जाता है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाता है? अगर हम फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ क्या कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट और जो कॉपर होता है इनमें से नीले से हरा रंग फेरस होता है, कॉपर सल्फेट नीला होता है, और वहाँ पे अगर हम फेरस सल्फेट के साथ करा देते हैं तो ये नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो जब हम लवण जल के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्लोरीन का जो आंशिक परमाणु द्रव्यमान है वो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, समस्थानिकों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक इलेक्ट्रोड और विलयन से निर्मित होने वाले उत्पाद सम्मिलित हैं? तो लवण जल के विद्युत अपघटन, तो लवण जल के विद्युत अपघटन पर कौन सा इलेक्ट्रोड और विलयन से निर्मित होने वाले उत्पाद सम्मिलित हैं? तो एनोड पे क्लोरीन हो जाता है, कैथोड पे H2 और विलयन NaOH हो जाता है। विलयन NaOH हो जाएगा, देखते हैं। विलयन तो NaOH रहेगा, कैथोड ये गलत, एनोड H2 नहीं, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट PbO रह जाता है और दो गैस निकलती है, एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरी दहन में सहायक होती है। तो दहन वाली कौन सी होगी? ऑक्सीजन, तो ऐसे ही निकाल दो। ठीक है, 46 ऑक्सीजन होगी। अब इसमें कह रहा है एक लाल भूरे रंग की होगी, तो लाल भूरे रंग की कौन सी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 46 का ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिखाई गई कौन सी भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड एसिड से सल्फर का दाह करती है? तो सल्फर का दाह करती है ऑक्सीकरण। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि क्यों किसी तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? तो क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आयन नेट आवेश वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। धनायन एक ऋण आवेशित स्पीशीज है कि आयन केवल अधात्विक परमाणु से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड में उदासीन सोडियम क्लोराइड परमाणु होते हैं, गलत। तो यहाँ पे नेट आवेशों वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सल्फेट और बैरियम सल्फेट के बीच की अपक्रिया द्विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है, यह का भी एक उदाहरण है। मतलब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच की जो अपक्रिया होगी वो एक द्विस्थापन अपक्रिया के साथ साथ एक अवक्षेपण अपक्रिया भी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया के बीच क्या समानता है? क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड बनाता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी होता है 52 का। नेक्स्ट, कौन सी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है? कौन सी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये अपचयन, तो यहाँ पे NaCl H2O MgO जिंक सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड और H2O। तो यहाँ पे अपचयन अपक्रिया का उदाहरण आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अयस्कों के भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधी ऑक्साइडों में परिवर्तित होता है। तो अयस्क में भर्जन की अपक्रिया जो होती है वो सल्फाइड में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण? तो अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण AgCl और NO3 बन जाता है, NaNO3 बन जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का सामान्य गुण है? तो आयनिक यौगिक का सामान्य गुण क्या होता है कि ये अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, इन्हें दुर्बल अंतर परमाणु होते हैं, गलत। ये जल में अवलीय होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का संचारण करते हैं, गलत। ये भंगुर होते हैं या गलित होते हैं और जलीय अवस्था में विद्युत का संचारण करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कार्बन
अपरूप के परमाणु षटकोणी परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होता है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणी होता है, दुर्बल होता है, और एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। लवण जल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये लड़ जल का विद्युत अपघटन होता है। तो लवण जल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड तैयार करने के लिए लवण जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? तो आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है तो इनका गलना क्वथनांक सामान्य उच्च होते हैं, सही। ये सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, सही। ये जलीय और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, सही है। ये कैरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में विलय होते हैं, गलत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एथेनॉल की सोडियम के साथ अपक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? तो इसमें क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक आयनिक संबंध के आबंधों के स्थान पर सहसंयोजक आबंध क्यों बनते हैं? कार्बनिक आयनिक आबंध के स्थान पर सहसंयोजक आबंध क्यों बनते हैं? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने या ग्रहण करने के लिए ऊर्जावान रूप से प्रतिकूल होते हैं। ठीक है, जब एक लोहे की कील में कॉपर सल्फेट के घोल रखा जाता है तो क्या देखने को मिलता है? तो जब रखा जाता है तो क्या होता है, लोहा घुल जाता है और कील पर तांबा जमा हो जाता है। लोहा घुल जाता है, कील पर तांबा जमा हो जाता है। ये मतलब इतना कन्फर्म है कि लोहे पे कील तांबा जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसका 62 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म यौगिकों से संबंधित नहीं है? नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं, सही है। तत्व अपक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थिर रहता है। घटकों की भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, गलत। जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। परमाणु संख्या में परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। पीतल का उदाहरण है। पीतल एक समांगी मिश्रण, एक तत्व एक यौगिक या एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये जो एक समांगी मिश्रण है पीतल, देखिए पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल में अगर हम किसी भी तत्व को मिलाते हैं तो वो एकदम मतलब एक मिश्रण की तरह नया रूप आता है। तो ये एक समांगी मिश्रण होता है। और पीतल में हम ये भी नहीं बता सकते कि इसमें क्या होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है? मतलब कौन सा कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये फुलरेन की होती है। खाली पैक कोटित नाइट्रेट का आयोडीन कुछ द्रव्य मिश्रण, पता नहीं क्या सल्फर वगैरह सब मिक्स है, गलत है ये। 67। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन जो है ये कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप में है जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अपक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनाती है? तो आयनी आबंध बनाती है। ठीक है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंधित होते हैं। इसे एक व्यू बनता है। तो इसे एक कौन सा व्यू बनता है? तो इसे एक षटकोणी व्यू बनता है। ठीक है, 17 का बी षटकोणी बनता है। नेक्स्ट क्या है, सोने और चांदी जैसी कम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो सोने और चांदी सरल तापन या रासायनिक विधियों के द्वारा इनका निष्कर्षण किया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्पन्न होता है? तो क्लोर क्षार पर एनोड की अपक्रिया में क्लोरीन गैस निकलती है, एनोड पे जमा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्यम में आकर्षित होती है? तो इसमें लोहा जो होता है वो मध्यम श्रेणी में, तो यहाँ पे सक्रियता के लिए लोहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अपक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जा सकता है? तो कौन सी अपक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जा सकता है? क्लोरीन के साथ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। निम्नलिखित में से किस अपक्रिया के अपघटन के दौरान रंग परिवर्तन, गैस उत्सर्जन और ठोस अवशेष का निर्माण तीनों एक ही होते हैं? तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस और फिर यहाँ पे PbNO2 और O2 होता है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करती है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ साथ देता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ साथ
क्या देता है कि बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिलता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी आयनीय यौगिक की भौतिक विशेषता नहीं है? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, जल में अघुलन से गलित अवस्था में विद्युत का संचालन। तो ये जल में अघुलनशील जो है वह इनकी विशेषता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर वायु के नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्या करता है? कॉपर जो है वो वायु में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्या करता है? तो धीरे धीरे अपनी चमकदार पूरी सतह खो देता है और क्षारीय कार्बोनेट की एक रंग की पेंटिंग कॉपर कार्बोनेट की एक रंग की कोटिंग प्राप्त करता है। तो ये किस रंग की कोटिंग होती है? तो ये जो होती है वो हरे रंग की कोटिंग होती है। जैसे वो संक्षारण जो हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, जलीय सोडियम सल्फेट और जलीय बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में कौन से यौगिक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है? तो जलीय सोडियम सल्फेट और जलीय बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में कौन सा यौगिक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है? तो ये है बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अवक्षेप बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। जब ये एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा आयरन सल्फेट के विलयन में मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो जब हम एल्यूमिनियम के टुकड़े को सल्फेट में मिला दिया जाता है तो ये एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा आयरन सल्फेट के विलयन में मिला दिया जाता है तो क्या होगा? तो लोहा निक्षेपित हो जाता है। दी गई अपक्रिया में क्या अपचयित हो रहा है? तो दी गई अपक्रिया में जो कॉपर है वो अपचयित हो रहा है। ठीक है, फिर धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये क्या होता है? बालू और अवांछित चट्टानों जैसी मृत्तिकाएं अशुद्धियों को दूर करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण है? कौन सा युग्म जो है स्वयं अमोनिया, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, पानी। तो ये हाइड्रोजन गैस और पानी है, नहीं उदाहरण है। स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन कैल्शियम 2+ आयन के साथ अब क्या करके एक स्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? तो ये ऑक्सीजन बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय लवण का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ये एक क्षारीय लवण का उदाहरण है सोडियम बाइक्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 91, निम्नलिखित में से अमोनियम सल्फेट NH4 का वोल्टेज 102 के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या का सर्वोत्तम रूप से निरूपित क्या करता है? तो सर्वोत्तम रूप से 15 है। देखो 4 दूनी 8, 12, इसका 15 हो जाएगा। ठीक, नीचे दिए कथनों को संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और पेपर के निर्माण में किया जाता है। सही, यह एक दुर्बल क्षार प्रगत में तासीन है। गलत, यह एक प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे ए कथन सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, BaCl2 और Na2SO4 के साथ अब क्या करके बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, दी गई अपक्रिया में कौन सी अपक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ये हाइड्रोजन का हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई पदार्थ किसी
जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अपक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनाती है? तो ये आयनिक बंध बनाती है। धातुओं को उनके अस्कों से निष्कर्षण करने को क्या कहा जाता है? तो धातुओं को उनको मतलब क्या है कि उनको अस्कों से निष्कर्षण करने के धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म। नेक्स्ट, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है? तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है? तो ये 17 का है। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन 17 है उसके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की +2 संयोजकता दर्शाता है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, हीलियम। तो ये है, ये है बेरिलियम, ठीक है। कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? CA2O CO2Cl का होल ट्वाइस CaCl का होल। तो इसका फार्मूला जो होता है CaOCl का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा CaClO का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर धातु कम के अयस्क के संवर्धन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धातु कम के अयस्कों के संवर्धन का मुख्य उद्देश्य अयस्क से अवांछित अशुद्धियों को हटाना। ठीक, इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? तो कौन सी धातु जो है लवण विलयन से लेड को स्थापित नहीं करेगी? तो ये क्रियाशीलता के आधार की श्रेणी है जिसपे मैंने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? तो ये हो जाएगी कॉपर, ओके। जिस तरह जैसी धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट एस को निष्कर्षित करने की सही प्रक्रिया क्या है? तो इसमें सही प्रक्रिया क्या होती है? पहले भर्जन, एस्क को पहले भर्जित किया जाता है, भुनना या निस्तापन किया जाता है, फिर धातुओं में अपचयन होता है, फिर शुद्धिकरण हो जाता है, फिर शुद्धिकरण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिसर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक समानता विद्युत अपघट्य अम्लीकृत का विलयन होगा। तो कॉपर के विद्युत अपघट्य परिसर प्रयुक्त किया जाने वाला समानता विद्युत अपघट्य अम्लीकृत का विलयन कौन सा होता है? तो ये कॉपर सल्फेट होता है। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच में कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं? कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये जिंक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड तैयार किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने के सोडियम हाइड्रॉक्साइड तैयार किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ये क्लोरोएल्कली, इस प्रक्रम को क्लोरोएल्कली कहा जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब किसी यौगिक को एक धातु और एक अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। जब किसी यौगिक में एक धातु एक अधातु होते हैं तो अधातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब किसी यौगिक के में धातु और अधातु का उपयोग किया जाता है तो उसमें सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखा जाता है, ये सही है, अधातु का नहीं। आयन पर संयोजक तो एक आवेश पर संतुलित होनी चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यौगिक के अणुओं की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यौगिक की अवधारणा के बारे में कौन सा? किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है, सही है ये, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट के एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्या है? फास्फोरिक अम्ल किन आयनों से बना होता है? तो फास्फोरिक अम्ल जो है वो
H3 और PO4 3 से बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु में तन HCl के साथ अब क्या करने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होगी? तो इस पे कह रहा है कि मतलब तन HCl के साथ अब क्या करने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होगी, तो मैग्नीशियम की। कॉपर ऑक्साइड H2O की अपक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है? तो हाइड्रोजन हो रहा है। फिर जब जिप्सम ने 373 पे कैल्विन किया तो क्रिस्टलन जल तंग देता है और बनता है कैल्शियम क्लोराइड तो यहाँ पे क्या बनता है? जब जिप्सम को 373 कैल्विन पे कम किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। पेंटाहाइड्रेट नहीं होगा, CaSO4, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विस्थापन अपक्रिया है? देखते हैं। CaCO3, ये तो विक्टर हो जाएगी। AgCl NO2 ये होगी नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, 14 NaOH चलो अच्छा आंसर ये है ZnCO4, तो ZnSO4 और कॉपर इधर हो जाता है। उच्च अपक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन किया जाता है। कार्बन के किस गुणधर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है? कि किस गुणधर्म का कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है? तो ये यौगिक बनाता है श्रृंखलन। ठीक, नेक्स्ट, जिंक और कॉपर जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जिंक और कॉपर जैसी वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय शोधन किया जाता है। कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म है जो विद्युततायुक्त प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता को योगदान रखती है। तो ये कौन सा गुणधर्म है? श्रृंखलन और चतु संयोजकता, ये कार्बन का गुण है। नेक्स्ट क्या है? यौगिक के अणु किसी भी रासायनिक आबंधों के निर्माण के लिए बिना आयन के मिश्रण से बनते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं जिनके गुण समान होते हैं। धातुओं के बीच धात्विक आबंध द्वारा जुड़कर बनते हैं। विभिन्न तत्वों को एक साथ रासायनिक आबंध से बनता है, तो विभिन्न तत्वों को एक साथ रासायनिक आबंध से बनते हैं। संभारकों में कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या? तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक, तो संभारिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक नहीं, संभारिक में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होती है, परमाणु भार जो होता है वो समान रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहता है। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, फिर धातु कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्या करने से निकलने वाली गैस चूने के दुधिया रंग में बदल जाती है? निकलने वाली गैस कौन सी है? तो निकलने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। धातुओं और धातुओं के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? तो धातुओं और धातुओं के बीच आयनिक यौगिक जो है वो धातु परमाणु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। तो भाई इसका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की कौन सी रासायनिक अपक्रिया है? तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O CaSO4, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन सेकेंड। ओके, अभी मैंने इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया था। ओके, एल्यूमिनियम की एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका रहती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका क्या रहती है? यह एक विद्युत अपघटन के रूप में कार्य करता है जो मोटी ऑक्साइड परत बनने में मदद करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।